Hello everyone, welcome back. This is Mamta Verma and we were continuously doing the series of literary theory. So in last class we have discussed about feminism, the four waves of feminism, types of feminism. So already we have discussed and we have done the 2 classes on feminism. So if you are new on my channel, then you have to see the previous classes, only then you can understand today's class. Okay. So now I'm going to start one by one all the literary critics which belongs to the feminism. Okay. So first है Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Okay. So she is English feminist critic. ओके सो मैरी वोllstonecraft थी वो उस टाइम में 17th सेंचुरीज में 18th सेंचुरीज की एक फेमिनिस्ट क्रिटिक थी जिन्होंने विमेंस की फेयर में बहुत सारे वर्क लिखे हैं. ठीक है, उन्होंने पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज किया है अपने वर्क में. उन्होंने विमेंस की कंडीशन को एक्सप्रेस किया कि कैसे विमेंस की उस टाइम में कंडीशन थी, कैसे ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन विमेंस वर सफरिंग. ओके, so all kind of suffering she has expressed portraits in their work. Okay, so first we have to focus on his work. Okay, one by one. So first work है इसका thoughts on the education of daughters. Okay, which was published in 1787. तो इस वर्क में इन्होंने जो डॉटर्स है उनकी एजुकेशन पे फोकस किया है कि कैसे इफ यू आर गोइंग टू टीच ए डॉटर इन योर हाउस मीन्स यू आर गोइंग टू टीच होल द फैमिली इन योर हाउस. उसने बोला है कि अगर आप एक डॉटर को एजुकेटेड करते हैं इसका मतलब ये है कि आप पूरी फैमिली को एजुकेटेड कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एक डॉटर को एजुकेटेड करने का मतलब है कि नेक्स्ट उसके अगर एक फीमेल एजुकेटेड होती है तो वो अपने बच्चों को एजुकेटेड करेगी, उसके बाद वो अपने हस्बैंड की सिर्फ एक पत्नी न बनकर एक कंपेनियन बनेगी जो कि उसकी अर्निंग में भी हेल्प करेगी. ठीक है, तो ये इस वर्क ने स्पेशली इसने एजुकेशन पे फोकस किया है कि वीमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करना चाहिए. ओनली देन दे कैन द improvement of the women. Okay, they can improvement in the condition of the women's. And second work है इसका Maria. Okay, one work which is not related to feminism but important है. Okay, original story from real life. ओके, ये जो बुक है इसकी वो चिल्ड्रंस बुक है. ठीक है, बच्चों पे लिखी है इसने, चाइल्ड्स बुक, जिसका पब्लिकेशन है 1788. ठीक है, ये फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है, चिल्ड्रन स्टोरी से रिलेटेड है. ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग में दे कैन आस्क यू. इसके बाद इसकी वर्क आता है मैरी सब टाइटल है इसका ए फिक्शन. ओके, मैरी ए फिक्शन, जिसका पब्लिकेशन है 1788. सो ये जो मैरी थी, यहाँ इस वर्क ने इसने डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है बॉयज और गर्ल में. ठीक है, सो मैरी होती है ये इस वर्क में एक प्रोटैगनिस्ट होती है. ठीक है, जिसका एक भाई भी होता है, दोनों बहन भाई होते हैं. तो हाउ इसके पेरेंट्स कैसे दोनों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैरी को उतना नहीं देते, लड़के को अच्छा पढ़ाते हैं. लेकिन मैरी इज नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम द हाउस. वॉट एवर सी रीड फ्रॉम हर सेल्फ. ओके, इनसाइड द फोर वॉल ऑफ द हाउस. ओके, सो लेटर इन दिस वर्क his brother died due to any disease. Okay, then she remains only the heirs of their parents' property, and later their parents try to give importance her, and later she goes from the house and became a friend with Anne. इसमें Anne भी एक character होता है. Anne एक लड़की होती है जो इसकी फ्रेंड होती है, फ्रेंड. ठीक है, इसकी रूममेट होती है. ठीक है,
और सेकंड है हेनरी होता है। जो अन होती है उसको एक टीबी से डिजीज होती है ये अन, ठीक है, इसको टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है इसको, इससे अन है क्या कि लेटर ये अन है वो उसकी डेथ हो जाती है टीबी से। तो अन जिस हॉस्पिटल में एडमिट होती है वहीं एक लड़का होता है हेनरी, ठीक है, इसको भी टीबी होती है, लेकिन इसको क्या है कि ये सीरियस होती है तो ये उस टाइम में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हेनरी है वो धीरे धीरे क्या है कि मैरी है इससे लव करने लगता है, ठीक है, तो बोथ दे लव टू ईच अदर्स। बट मैरी क्या होती है, मैरी ऑलरेडी मैरिड होती है, क्योंकि इसकी मदर जो पेरेंट्स होते हैं वो डेथ बेड पे ही होते हैं, मान लीजिए वो बीमार चल रहे होते हैं, तो due to their illness she also get married a person to whom she does not know, जिसको वो जानती भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी ज्यादा वो नहीं है कि डीपली इसको देखा जाए, जस्ट वन रिव्यू, इफ यू वांट टू लुक देन यू कैन लुक ऑन द विकिपीडिया, ओके, एनसाइक्लोपीडिया, किसी पे भी आप उसको देख सकती हैं। तो ये मेरी जो स्टोरी होती है वो मेनली डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होती है कि कैसे लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था उस टाइम में, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। नेक्स्ट इसका बुक है I have to rub guys because the blackboard is very small, and if you want to write down then you have to pause the video, then you can write it. Next इसका वर्क है फोर्थ, okay, that is a vindication of the rights of man, okay, man. It was published in 1790. Vindication of the rights of man. So Mary Wollstonecraft wrote this work in the response of, किसके रिस्पॉन्स में लिखा है ये वर्क? एडमंड बर्क था, उसका एक वर्क था रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, reflection on the French Revolution, okay. सो एडमंड वर्क का जो ये वर्क था रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके रिस्पॉन्स में मैरी ने ये वर्क लिखा था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। सो मेनली ये वर्क था क्या कि एडमंड वर्क है, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो वर्क था उन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था फ्रेंच में उस टाइम में, ठीक है, तो इस वर्क में उन्होंने जो मोनार्की थी फ्रेंच में, वन पर्सन रूल्ड होल द नोशन, मोनार्की मीन्स ओके, जहाँ किंग्स और क्वीन होते हैं जो कि पूरे नेशन पे अपना रूल करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जो जनता को थोप देते हैं उनको, ठीक है, बाकी जनता बहुत सफ़र करती है, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिले होते, ठीक है। तो इस वर्क में मैरी वोllstonecraft ने मेनली जो पीपल्स हैं वहाँ के उनकी बेसिक राइट्स की बात की है, और उन्होंने इस वर्क में एडमंड वर्क ने मोनार्की को सपोर्ट किया है कि जो मोनार्की है वो फ्रेंच के लोगों के लिए बहुत सही गवर्नमेंट है। लेकिन मैरी वोllstonecraft है उसने, क्योंकि एक फेमिनिस्ट क्रिटिक थी, ठीक है, तो उसने सिर्फ न कि फीमेल को, उन्होंने सिर्फ सभी लोगों यहाँ पीपल को मैन के राइट्स की बात की कि एटलीस्ट जो मोनार्की वहाँ कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ द फ्रेंच बिकॉज this is what kind of government that one person who make rule regulation according their own way and that rule regulation is imposed on the common people of that nation, okay. So one person जो अपने हिसाब से कोई भी रूल रेगुलेशन बनाता है और वो रूल रेगुलेशन बाकी जनता पे थोप देते हो, आप अपने हिसाब से रूल कर रहे हो, ठीक है, एक कॉमन जनता उनकी कुछ नहीं सुन रहे, आप कॉमन पीपल है वो सफ़र कर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दिए गए। तो जो वर्जीनिया वुल्फ है ये सब इन सब बातों को डिस्कस करती है कि एटलीस्ट लोगों को बेसिक राइट्स तो दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने मैरी वोllstonecraft ने रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये वर्क है, इसके रिस्पॉन्स में लिखा है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इज रिटन इन द रिस्पॉन्स ऑफ, ओके। सो वो आपको ऑप्शन में वर्क 2-4 वर्क के नाम लिख के दे देंगे ऐसे। सो नेक्स्ट वर्क है इसका ए विंडिकेशन
विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। सो यहाँ स्पेशली इसने विमेन्स की राइट्स की बात की है, ठीक है। इसका पब्लिकेशन था 1792, ओके 1792। सो ये वर्क है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, ठीक है। तो यहाँ मैरी वुllstonecraft सेज that education plays important role in the life of women, okay। If the woman is it is not important, it does not need that a woman's play the role of a good housewife, a good mother, a good daughter, okay। If she is not educated, अगर एक लेडीज है उसको ये जरूरत नहीं है कि वो ये सब रोल प्ले करे, घर में रह के एक अच्छी वाइफ बने, एक अच्छी डॉटर बने, या एक अच्छी वाइफ बने, या जो भी मतलब पत्नी बने, जो भी बने। लेकिन इसके अलावा उससे ज्यादा जरूरी है कि एक एजुकेटेड बने, उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक वीमेन इफ शी इज एजुकेटेड, ओके, देन शी कैन इजीली टेक द डिसीजन इंस्टेड ऑफ द होल फैमिली ऑन हर ओन लाइफ, ओके। जरूरी नहीं है कि उसको अदर जो घर वाले हैं उसके अलावा एटलीस्ट वो खुद की लाइफ के बारे में तो कुछ भी डिसीजन ले ही सकती है अगर वो एजुकेटेड है तो यहाँ वर्जीनिया वुल्फ में बताया है कि जो फ्रेंच में 1792 या जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, उससे पहले वहाँ ये राइट्स नहीं था कि जो वुमेन है वो एजुकेटेड या एजुकेशन प्राप्त करे, ठीक है। तो उस टाइम में वर्जीनिया वुल्फ में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी फोकस किया था कि जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो दोनों एक ही साथ एक छत के नीचे पढ़े, ताकि कि लोगों की मेंटेलिटी में सुधार आए थोड़ा, ठीक है। तो उसने बताया कि जो मेन सफरिंग का रीजन है वुमेन्स का, वो है उसका लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर वुमेन्स एजुकेटेड है देन शी कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द बेसिक राइट, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ओके, एंड शी विल नॉट सफर इफ शी इज एजुकेटेड। तो यहाँ उसने वुमेन्स की स्पेशली एजुकेशन पे फोकस किया है और बताया कि फ्रेंच में कैसी कंडीशन थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, ठीक है। तो ये था, और ये वर्क है, इसका सिक्वल भी लिखा था फिर उन्होंने, मारिया द रोंग्स ऑफ वीमेन, ओके। ये इस वर्क का सिक्वल आया था, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ डॉटर का सिक्वल है ये सिक्वल, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक मेमोयर था, इसका मतलब बायोग्राफी थी जो इसके हस्बैंड, अच्छा मैं जो इसके हस्बैंड ने लिखी थी मेमोयर्स, ओके। इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1798। ये उसकी बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ मैरी वुllstonecraft, okay। So this memoirs is written by her husband William Godwin, okay। So William Godwin इसका हस्बैंड था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विलियम गॉडविन, एंड ही इज ऑल्सो ए ऑथर, ओके। एंड मैरी वुllstonecraft की एक डॉटर थी जो ऑथर थी, मैरी शेली जिसने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा था, ठीक है। तो वो इसकी डॉटर थी, ठीक है, मैरी शेली। और विलियम गॉडविन जिसने राइट्स ऑफ मैन लिखा था, वो विलियम गॉडविन ने ही लिखा था इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इसके रिस्पॉन्स में इसने विलियम गॉडविन ने राइट्स ऑफ मैन लिखा था, ठीक है। तो ये इसके हस्बैंड थे और ये इसकी डॉटर थी मैरी शेली, ठीक है। सो मारिया है, ये पब्लिश इसके हस्बैंड ने किया था क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी थी मैरी वुllstonecraft की ऑलरेडी। तो ये मेमोइर्स तो लिखा ही इसी ने था, और ये मारिया वर्क है ये इसने खुद पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो ये था मैरी वुllstonecraft का जो भी वर्क इम्पोर्टेंट थे जो फेमिनिज्म से रिलेटेड थे, मैंने ईच एंड एवरी वर्क को लिया है यहाँ, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो फेमिनिज्म थियरी है इससे जो वर्क आएंगे, ठीक है। आपको इस वर्क को थोड़ा पढ़ सकते हो आप, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ डॉटर वाले को, सॉरी वीमेन वाले को 1792। बाकी आपका ये ध्यान में रखना है कि किसके रिस्पॉन्स में लिखा है, ठीक है,
और आपकी सीक्वेंस ध्यान में रखनी है, क्योंकि सीक्वेंस आजकल बहुत पूछने लग गए हैं एग्जाम में। तो सीक्वेंस आप तभी ध्यान में रख पाओगे अगर आपको पब्लिकेशन याद है। और पब्लिकेशन इतनी आसानी से याद नहीं होती। पब्लिकेशन याद करने के लिए आप पहले से ही वर्क को ऐसे सीक्वेंस में लिखो, ताकि कि पब्लिकेशन याद करते टाइम आपको तो ज़्यादा टेंशन में ना आए। जैसे कि पहले जो वर्क पब्लिश हुआ उसको आप पहले लिखो, उसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से, पब्लिकेशन के हिसाब से आप वर्क को लिखो ताकि वो याद रहे, ठीक है। तो ये था आपको ईच एंड एवरी टाइटल ऑफ द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमाइंड ईच एंड एवरी वर्क, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट मैरी वुllstonecraft।